वेलकम अगेन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू कैसे मूव करता है उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे कि अगर हम कोई पत्थर या कुछ फेंक देते हैं ऊपर तो उसकी मोशन कैसे होगी, किस डायरेक्शन में होगी, कितनी हाइट पे जाएगा, वो कितना टाइम लेगा, वो सब हम इसमें सीखेंगे। बेसिकली क्या है, जब कोई बॉडी फेंकी जाती है, इन फ्लाइट में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लो कोई बॉडी हमने थ्रोन कर दी। अगर कोई भी पत्थर या कोई भी बॉल या वगैरह वगैरह हमने कुछ भी फेंका, अगर उसकी मोशन को देखते हैं हम और देखते हैं कि मान लो हमने v वेलोसिटी से उसको फेंका। अब आपको पता होगा कि मान लो कोई यहां से ओरिजिन से हम ओरिजिन से फेंकते हैं। मान लो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इसको हम y एक्सिस इसलिए कह रहे हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड मतलब जहां पे मान लो हमारा आसमान है, उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन कह रहे हैं। और जो ये डायरेक्शन है उसको क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहां से अगर हम कोई बॉडी फेंकते हैं, मान लो हमने फेंकी वो v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से फेंकी है, मान लो उसकी वेलोसिटी थी v, हमने उसको v नोड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नोड से उसको फेंक दिया। ठीक है, अब क्या होगा? थोड़ी दूर जाके वो एक बार तो जाएगी, उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि वो ऐसे जाती है और नीचे गिरती है। तो यहाँ पे कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो एक पॉइंट पे आके वो क्या होगी? ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे। ठीक है, इससे पहले हम इसकी आगे की मोशन को समझें, इस पॉइंट की मोशन को समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने के कारण क्या लगेगी? यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कारण जो बॉडी है यहाँ की बजाय यहाँ पे मिलेगी और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी लगती है वो g है, और वो किस डायरेक्शन में? j, और वो माइनस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे जाएगी। हमने एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दिया कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या होगी कि उसकी मोशन अफेक्टेड होगी। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि अगर ये वेलोसिटी इससे जा रही है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, कि वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगी, x की डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ रही है और y की डायरेक्शन की बढ़ रही है। अगर हम इसकी वेलोसिटी v नोड लिखें तो वो होगी vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, vx i कैप vy j कैप। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि vx को कैसे निकालें और vy को कैसे निकालें। अगर हमें vx को निकालना है, अगर हमें vx को निकालना है तो ये कंपोनेंट है। मान लो हमने इस बॉडी को किस एंगल पे फेंका? मान लो हमने इसको फेंका थीटा नोट एंगल पे। जैसा कि आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था, अभी आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो कि रिजोल्यूशन वेक्टर कैसा था। तो वहां पे रिजोल्यूशन वेक्टर से हम इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में निकाल सकते हैं जब वेलोसिटी v होगी। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, यहां से पॉइंट इसको और इसको पॉइंट को मैच करवा दें, क्योंकि ये इनिशियल डायरेक्शन तो यही थी। मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गई तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट होगा ये होगा v नोड कोस थीटा नोड, और ये v नोड, ये क्या होगा? v नोड साइन थीटा नोड। ठीक है, यहाँ पे v नोड साइन थीटा नोड और v नोड कोस थीटा नोड, ये दो कंपोनेंट हो गए। तो हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट ये लिख दिया और दूसरा कंपोनेंट ये लिख दिया। अगर हम पोजीशन देखें, इसकी इनिशियल पोजीशन दोनों की क्या है? ओरिजिन है। तो यहाँ पे vx की वैल्यू क्या आ गई? vx इज इक्वल टू v नोड कोस थीटा नोड, v नोड कोस थीटा नोड, और vy क्या आ गया?
इज इक्वल टू वी नोड साइन थीटा नोड। यहां तक हम थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि वी वाई ये जो कंपोनेंट है ये यहां पे है। अगर बात हम यहां की कर रहे हैं तो यहां पे एक कंपोनेंट और आ जाएगा। वो कैसे आएगा? देखो अब यहां पे हमने इसके कंपोनेंट निकाले, जैसा कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती हैं? अगर हम पोजीशन की बात करें, ये तो हमने कंपोनेंट निकाल दिए ओरिजिन पे, हम ये बात करते हैं ओरिजिन पे, ठीक है। ओरिजिन पे ये कंपोनेंट आ गए इसके। अगर हम बात उस पॉइंट की करते हैं तो वहां पे जो Vx और Vy कंपोनेंट हैं, Vx और Vy कंपोनेंट हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकाल देते हैं कि इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगर हम पोजीशन वाला फॉर्मूला S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे S क्या है? S क्या है यहाँ पे? S है डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे x की डायरेक्शन में निकालेंगे तो x हो जाएगी, y की डायरेक्शन में निकालेंगे y। अगर हम इसको x कहें तो x के लिए x हो जाएगी और u की जगह क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट। तो यहाँ पे हम इसको vx कह देंगे, vxt प्लस हाफ at²। अब ये फॉर्मूला हमें यूज करके हमने x कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम x कंपोनेंट निकाल लेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उस कंपोनेंट निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, और जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे क्या है? -gj। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके कारण है, उसके कारण कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि हमने ए रेजिस्टेंस 0 मान लिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो अगर हम x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहें तो वो 0 होगी, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहें तो -gj ये होगी, ठीक है। यहां से देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे -gj इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो एक्सेलरेशन होगी। अब x कंपोनेंट में अगर x कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू ut। u क्या है? ये vx, तो vx x डायरेक्शन में है तो vx t प्लस हाफ at², ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अब जो यहाँ पे हाफ at² है, a क्या है यहाँ पे? 0, क्योंकि x है axt, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा 0, तो हम इसको इरेज कर देंगे तो x वैल्यू होगी vxt, और vx की वैल्यू क्या है? v नोड कोस थीटा नोड t, ठीक है। यहां से x कंपोनेंट आ गया किसकी फॉर्म में? टाइम की फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम y कंपोनेंट की बात करें, y सिमिलरली ut प्लस हाफ at²। u क्या है यहाँ पे? vyt प्लस हाफ ayt²। ay यहाँ पे क्या है? -gj, ठीक है, -gj है तो -gj यहाँ पे लिखेंगे तो vy की जगह क्या होगा? vy हो गया v नोड साइन थीटा नोड और प्लस हाफ ay कितना है? -gj और t²। अगर इसका कंपोनेंट देखा जाए तो यहां से v नोड साइन थीटा नोड प्लस माइनस हो जाएगा ना, हाफ gt², ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट लेना तो ये नहीं लेंगे क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में ले रहे हैं तो आगे का होगा, ठीक है। कंपोनेंट ले लिया तो gt तो y, तो यहाँ पे हमारा x कंपोनेंट भी आ गया और y कंपोनेंट भी आ गया, ठीक है, दोनों कंपोनेंट आ गए। अब हम अगर इन कंपोनेंट के साथ साथ हम वेलोसिटी निकालें, ठीक है, वेलोसिटी निकालें कि vx एट दैट पॉइंट क्या होगी, vy एट दैट पॉइंट क्या होगी, क्योंकि इनिशियल कंपोनेंट तो ये हो गए, इनिशियल कंपोनेंट है ये ओरिजिन पे, लेकिन जैसे जैसे हम y और x पे पहुंचे, ये पोजीशन क्या है? x और y, ठीक है।
इस पोजीशन को अगर हम एक्स और वाई पोजीशन कहते हैं, तो इस पोजीशन पे इनके कंपोनेंट क्या पहुंचे, ठीक है। तो इसके लिए हम कंपोनेंट का यूज करेंगे, तो कैसे होगा, तो Vx, जैसा कि आपको पता है ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन यूज करने पे क्या आंसर आता है, तो Vx की जगह Vx, Ux और Ax, तो हम करेंगे अगर x कंपोनेंट निकालेंगे तो Ux इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट क्या है, ये v नोट cos थीटा 0, ठीक है, क्या है v नोट cos थीटा 0, ठीक है। यहां पे प्लस axt क्या आएगा, axt, और axt हमारा क्या है 0, तो ये कंपोनेंट 0 आ गया, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, एक चीज यहां से क्लियर हो गई, जो px यहां पे थी वही vx यहां पे आई, इसका मतलब जब यहां से यहां तक पहुंचे तो vx में कोई चेंज नहीं हो, तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग आवर फ्लाइट vx जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेरिएशन आप सेकंड वाला देखते हैं, क्या vy में वेरिएशन होती है, तो vy इज इक्वल टू, अगर vy की बात करें यहाँ पे vy इज इक्वल टू vx प्लस vy प्लस, अगर vy यहां से निकाल लेंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैंने u लिख दिया, u का मतलब इनिशियल है, यहाँ पे जो आपकी vx और vy ली गई है ना, ये इनिशियल v नोट की फॉर्म में ली गई, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, बस इतना समझो। तो vy का कंपोनेंट जब vy यहाँ पे पहुंचेगा, किस पॉइंट पे, x और y पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या आएगा vy इज इक्वल टू uy, ये क्या है uy, यही है इनिशियल है v नोट साइन थीटा, v नोट साइन थीटा नोट, आगे क्या है प्लस ay कितना है माइनस जी मल्टीप्लाई किससे करना है, t से, ठीक है, माइनस gt, तो यहां से जो vy का कंपोनेंट आ गया, तो v नोट साइन थीटा नोट माइनस gt, तो y कंपोनेंट ये आ गया। ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट की x पे वैल्यू कितनी होगी, y पे वैल्यू कितनी होगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि vx निकाल ली, vy निकाल ली, एक्सेलरेशन हमें पता चल गई ax पे ay पे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ पे तो हमेशा ग्रेविटी ही रहेगी, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हमें एक ध्यान रखना है, हम चले कहां से, इनिशियल पॉइंट 0 से चले हैं, ठीक है, तो यहां से चल के यहां पहुंचना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, और क्या करेंगे कि उसकी अब हमने ये चार फॉर्मूले निकाल लिए हैं, x v नोट cos थीटा t, y v नोट sin थीटा नोट प्लस हाफ gt स्क्वायर, vx इज इक्वल टू vx का कंपोनेंट और y का कंपोनेंट, और एक चीज और, हम जो एक्सेलरेशन डालते हैं ax इज इक्वल टू 0 और ay इज इक्वल टू माइनस जी जे कंपोनेंट, तो ये 6 वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि जब ये मोशन ऐसे मोशन होती है तो ये v नोट घटती जाती है, जो y कंपोनेंट है इस पोजीशन पे पहुंच के, जो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे जब पहुंचता है तो vx कंपोनेंट तो होता है, vy कंपोनेंट किसके बराबर हो जाता है, 0। यहाँ पे पोजीशन पे पहुंच के vy कंपोनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट है, उस पे अगर हम थीटा निकालें, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें, तो वह क्या होगी, 0। तो कैसे, कहने का मतलब v टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, vy बाय में vx, रिजोल्यूशन वेक्टर में भी बताया था, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट इस पे 0 है, तो x कंपोनेंट बेशक से कुछ रह जाए, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो थीटा यहाँ पे क्या आएगा आपका, 0, टेंजेंट 0 किस पे होता है, 0।
तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के साथ वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसके साथ अगर 0 डिग्री है तो अब इसके बात करते हैं, ये तो एंगल हो गया, अब बात करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो ये जो हमने प्रोजेक्टाइल फेंका उसके बाद ये ऐसे मूव किया, उसके मोशन के बाद यहाँ पे क्या है, अंडर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ये नीचे गिर रहा है तो इस पाथ से यहां से लेके यहां तक का इसका पाथ कैसा होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, या कैसा होगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप पाथ की इक्वेशन लगाते हैं तो वेरिएबल कंपोनेंट लेते हैं सिर्फ जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, ठीक है, एक्सिस कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट को एलिमिनेट कर दोगे। दूसरे कंपोनेंट क्या होगा, टाइम कंपोनेंट, ठीक है। टाइम कंपोनेंट को आप एलिमिनेट कर दोगे। जो यहाँ पे दिया गया है ये दो इक्वेशन, इन इक्वेशन को उठाओगे आप और टाइम को यहाँ से हटा दोगे। एलिमिनेट का मतलब टाइम को यूज नहीं करना। कैसे कर सकते हैं एलिमिनेट, कि यहाँ से t की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पे इसको देखें, यहाँ इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं। ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी नोड कोस थीटा नोड t, ऐसे दी गई है। अगर यहां से हम t की वैल्यू निकाल लें, t की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है t, तो t की वैल्यू हम जब निकालें ये ऐसे है v नोड कोस थीटा नोड t, तो t की वैल्यू ये निकालें, ये नीचे चला जाएगा तो x बाई वी नोड कोस थीटा नोड, ये t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को उठा के y कंपोनेंट में रखो तो x और y का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। जो x और y का रिलेशन की इक्वेशन होगी वही क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। पाथ कैसा है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करें तो यहां पे इसमें y इज इक्वल टू वी नोड साइन थीटा नोड, vt होता है, यहाँ पे t भी आता है, सॉरी हमने लिखा नहीं तो t आता है, ये आप ठीक कर लेंगे। vt इसके साथ vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, तो t कंपोनेंट में भूल गया था, ऊपर वाले में तो लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा, तो vt इसके साथ t की वैल्यू क्या है, x बाई वी नोड कोस थीटा t, x बाई वी नोड कोस थीटा नोड, और उसके साथ साथ अब यहाँ पे माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई t कितना है यहाँ पे, x बाई वी नोड कोस थीटा नोड, x बाई वी नोड कोस थीटा नोड। यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब इसको अगर सोल्व करें y इज इक्वल टू, ये क्या होगा, वी नोड से वी नोड कैंसिल आउट, ऊपर क्या हो जाएगा x बाय, ठीक है, साइन थीटा नोड, और क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा नोड ऊपर है तो टेंजेंट थीटा नोड हो जाएगा। साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा नोड, ठीक है। यहां पे माइनस 1/2 जी, यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि t का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर नहीं किया, तो जी x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नोड का स्क्वायर कोस थीटा नोड, इसका भी स्क्वायर, ये डिवाइड में है तो इसको इसके साथ में लिख दो, तो 2v नोड का स्क्वायर कोस थीटा नोड का स्क्वायर। यहां पे आप एक चीज देखो, ये कंपोनेंट भी कांस्टेंट है क्योंकि थीटा नोड फिक्स है, ये कंपोनेंट v नोड भी इनिशियल वेलोसिटी ये भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, तो इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर a माने, इसको b माने, अगर माइनस को भी अंदर कांस्टेंट के अंदर ले लें तो माइनस कांस्टेंट, तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू ax प्लस bx का स्क्वायर, जो ये इक्वेशन है क्योंकि x कंपोनेंट ये है, ये कांस्टेंट है, हमने ये और इसको पूरे कंपोनेंट को b मान लिया। यहाँ पे a क्या है, टेंजेंट थीटा नोड, और b क्या है, माइनस जी बाई 2v नोड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से पता चलता है ये किसकी इक्वेशन,
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो हमेशा क्या होगी, पैराबोला। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बाद हम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेगा। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की फॉर्म में लिख दी हमने, अब t लिख दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा अगर यहां से यहां तक जाए। तो कहने का मतलब अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी हमें निकालना है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो यहां का जो टाइम है tm, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगा। यहां पे दो चीजें देखने की हैं, vx तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन vy है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वो बॉडी का y कंपोनेंट ऊपर तो जा नहीं रहा, तो वो वहीं पे रुक जाएगा, फिर नीचे आना स्टार्ट होगा मैक्सिमम हाइट के बाद। तो इस वजह से vy के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ऊपर जाएगी नहीं बॉडी, तो वापस नीचे आएगी, तो vy जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम अगर यहां पे vy कंपोनेंट अगर जीरो लिखें तो क्या होगा, तो vy इस इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और vy इज इक्वल टू किसके बराबर है, v नोड साइन थीटा नोड माइनस gt, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो यहां से हम अगर t की वैल्यू निकालें, t क्या है यहाँ पे, tm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे tm की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या होगा, v नोड साइन थीटा नोड gt, अगर इसको उस साइड ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, gtm इज इक्वल टू v नोड साइन थीटा नोड। और यहां से अगर हम tm की वैल्यू निकालें तो v नोड साइन थीटा नोड बाय tm, सॉरी बाय g। तो ये हो गया टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट। ठीक है, अब भी करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से चल के यहां पे जब पहुंच जाता है तो उसका टाइम कितना लेता है वो। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें यहां से वहां तक, तो यहां से स्टार्ट हुआ था जब y कंपोनेंट जीरो था, और वो कहां पे पहुंच गया, दोबारा इसी पे पहुंच गया जब y कंपोनेंट क्या है, जीरो है। तो यहां पे जो हम इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे कि y कंपोनेंट की फॉर्म में टाइम की वैल्यू दी गई है और सारी चीजें क्या है इसमें कांस्टेंट है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से ये tm अगर बात करें मैक्सिमम टाइम फ्लाइट, हमारा क्या हो गया, tm हो गया v नोड साइन थीटा नोड बाय g। ठीक है, अगर हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा, तो इसमें हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, y v नोड साइन थीटा नोड t माइनस हाफ g t स्क्वायर। t क्या है यहाँ पे, t टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूरा टाइम, टोटल टाइम, इसको tf लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो यहां से आएगी, जो y की वैल्यू, पहले देखो y बढ़ता गया, एक मैक्सिमम हाइट आई, उसके बाद घटता गया, फिर जीरो हो गया, क्योंकि y कंपोनेंट बढ़ा फिर घटा, तो y जीरो हो गया। जीरो इज इक्वल टू v नोड साइन थीटा नोड tf माइनस 1/2 g tf का स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहां से 1/2 g tf का स्क्वायर इज इक्वल टू v नोड साइन थीटा नोड, यहाँ पे tf। ठीक है, तो tf दोनों साइड से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये tf को हम कैंसिल कर देंगे, तो tf ये रहेगा। अब इस 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो g tf इज इक्वल टू 2v नोड साइन थीटा, ये हो गया। उसके बाद tf की वैल्यू निकालेंगे, हम से रीअरेंज करेंगे, tf इज इक्वल टू 2v नोड साइन थीटा नोड बाय c। ठीक है,
ये हो गए। अब आप देख सकते हो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ v नोट साइन थीटा नोट g है, और v नोट साइन थीटा नोट g क्या है, tm, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 2 ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये फैक्ट निकल के आ गया कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन क्या है। जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पे दे रखा है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट लेने का टाइम है और टाइम ऑफ फ्लाइट से 2 गुना है। ठीक है, उसके बाद हम आप बात करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है tm का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए। तो हाइट का मतलब ये वाली हाइट निकालनी है हमने, मैक्सिमम हाइट। तो h max, अगर h max निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ये y कंपोनेंट है तो y की वैल्यू निकालेगा, लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू क्या कर देनी है हमें, tm। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वी नोड साइन थीटा नोड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tm क्या है यहाँ पे, वी नोड साइन थीटा नोड बाय g। ठीक है, यहाँ माइनस 1/2 g, t क्या है, v नोड साइन थीटा नोड बाय g, क्योंकि हम ये हाइट निकाल रहे हैं और यहाँ पे टाइम क्या है, tm। ठीक है, इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है, आएगी v नोड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोड, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिवाइडेड बाय g। ठीक है, माइनस 1/2 g मल्टीप्लाई v नोड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोड डिवाइडेड बाय g। तो ये 2 इसके साथ है तो 2g लिख सकते हैं, यहाँ g से g स्क्वायर हो गया ना, तो g स्क्वायर से एक स्क्वायर से g कट कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो स्क्वायर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या होगा, इसमें से हाफ गया तो क्या होगा, 1/2g v नोड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, h max। ठीक है, ये h max की वैल्यू हो गई। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें यहां से यहां तक की, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, v नोड कोस थीटा नोड t। तो यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो x की वैल्यू, x कंपोनेंट ये है, तो x हॉरिजॉन्टल। ठीक है, x हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आएगी, v नोड कोस थीटा नोड t। t क्या है यहाँ पे tm था, लेकिन यहां से यहां तक का t कितना है, 2tm। कहने का मतलब tf 2tm, क्योंकि tm जाने का tm आने का, टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिखना पड़ेगा ना। अब यहां तक का तो आधा टाइम लगा था, यहां तक का डबल हो गया, तो यहाँ पे tm की t की बजाय हम tf यूज करेंगे, तो क्या होगा, xh v नोड। ठीक है, xh नहीं कह सकते, इसको x ही कह लो, कि हॉरिजॉन्टल xr कह लो, हॉरिजॉन्टल रेंज कह लो इसको। रेंज की वैल्यू क्या होगी, v नोड कोस थीटा नोड t। तो v नोड कोस थीटा नोड t, तो यहां से क्या आ जाएगा, v नोड एज इट इज कोस थीटा नोड एज इट इज। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है, t क्या है यहाँ पे, tf। तो यहाँ पे हम tf लिख देंगे, तो tf क्या है, 2 इंटू वी नोड साइन थीटा नोड g। तो 2 इंटू वी नोड साइन थीटा नोड इज बाय g। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी नोड स्क्वायर 2 कोस थीटा नोड साइन थीटा नोड डिवाइडेड बाय g। तो ये क्या आता है, 2 कोस से साइन भी, तो साइन 2a। तो यहाँ पे आ गया v नोड स्क्वायर साइन 2 थीटा नोड डिवाइडेड बाय g। तो ये क्या होगी, xr हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने रेंज की वैल्यू निकाली। ये क्या हो गया, इनका यूज करके, जब आपको कंपोनेंट का पता है तो उसका यूज करके आप फिगर को अंडरस्टैंड करके हर वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से,
कि x मैक्स निकालनी है तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सब चीजें उनसे रिलेटेड है और ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों का यूज करके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इन पे प्रॉब्लम्स लिखेंगे, ठीक है, और डिफरेंट प्रॉब्लम हम कैलकुलेट